सो लेन टू अनराइवल टांग सेक्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिंग होंगचेन को देखते हैं जो कि यहाँ से जा रहा होता है और ये मन में कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ से बाहर आ ही गया और मेरी भी इच्छा यहाँ पे और ज्यादा देर रुकने की नहीं है। और वो जो मिस्टीरियस एल्डर मुयन था उसने तो हद ही कर दी। और फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मूलाओ कहते हैं कि अगर तुम एंट्रेंस फीस देने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम इस एल्डर के साथ बातचीत कर सकते हो और फिर मैं तुम्हें 2 साल बाद जाने दूंगा। और फिर जिंग होंगचेन के पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता है, इसलिए ये एक स्प्लिट गाइडेंस टूल को बाहर निकालते हुए कहता है कि और अब जब ऐसी बात है तो इस जूनियर को सीनियर की इच्छा को पूरा करना ही होगा। और ये मेरा खुद का ग्रेड 9 स्प्लिट गाइडेंस टूल है होंगचेन डिवाइनेशन और इसे किसी के भी कॉन्शियसनेस के साथ ऑपरेट किया जा सकता है और तो और ये यूजर के कल्टीवेशन पे सीमित नहीं है। और जिंग होंगचेन यहाँ से जाते हुए मन में कहता है कि और अंत में मुझे अपना होंगचेन डिवाइनेशन को सौंपना पड़ा, तब जाके मैं वहाँ से अनस्केच बच के निकल पाया। लेकिन वैसे अगर मैं उन्हें वो नहीं सौंपता तो शायद मैं अब तक पोसाइडन पवेलियन के अंदर ही मर चुका होता। और वो बच्चा हुआ ही हो जिसका बार बार रिपोर्ट में जिक्र किया गया था वो इस पूरे समय के दौरान मुझे ही घूरता रहा। और सच में वो तो काफी ज्यादा क्यूट है और ये कंफर्म हो चुका है कि वो हमारे सन मून किंगडम आने वाला है, जो कि काफी बढ़िया बात है। और यहाँ तक कि वैसे मैं उसे वहाँ पे छू नहीं पाऊंगा, लेकिन इस चीज से मुझे निश्चित रूप से और भी बाकी के फायदे होंगे। और जब जिंग होंगचेन शेरेक एकेडमी से कुछ दूरी पे आता है तो इसके काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसने जो पोसाइडन पवेलियन जाने से पहले स्पिरिट गाइडेंस कैनन को यहाँ पे जो सेट किया था वो यहाँ से अब गायब हो चुके हैं। और ये इसी चीज को सोच के काफी हैरान परेशान होते हुए कहता है कि आखिर वो कहाँ गए, ऐसा नहीं हो सकता है और हो ना हो इसके पीछे शेरेक एकेडमी के उन कमीनों का ही हाथ होगा। बस तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। और फिर हमें पोसाइडन पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वाइस हेड मास्टर कियान काफी जोर जोर से हंस रहे होते हैं, जहाँ पे ये कहते हैं कि ये तो सच में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग था और पक्का अब तक तो जिंग होंगचेन का काफी तगड़ा वाला दिमाग खराब हो गया होगा और सच में अभी मेरा मन उसको खुद अपनी आंखों से देखने का कर रहा है। और मूलाओ कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि स्पिरिट गाइडेंस डिपार्टमेंट को इससे काफी फायदा होगा। और इस तरफ वांगडोंग और हियाओ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और इस तरफ कियान हंसते हुए कहते हैं कि इस चीज को तुम लोगों से छिपाने का कोई भी मतलब नहीं है। जिंग होंगचेन ने पोसाइडन पवेलियन आने से पहले कुछ स्पिरिट गाइडेंस कैनन को सेट कर दिया था और जब बाद में मूलाओ को इस बारे में पता चला तो इन्होंने इस बारे में हमें इन्फॉर्म कर दिया और हम तुरंत ही जाके उन्हें पार कर लिए। और वो टोटल 8 स्पिरिट गाइडेंस टूल थे, जिनमें से 4 ग्रेड 8 के थे जबकि 4 ग्रेड 9 के थे। और पक्का उसका अभी दिल टूट के चकनाचूर हो गया होगा। और ग्रेड 8 और ग्रेड 9 का सुन के यह भी थोड़ा अचंभित होता है। और फिर कियान बताता है कि इस बार ही उन्होंने टोटल 9 स्पिरिट गाइडेंस टूल्स को खो दिया है, तो पक्का इस वजह से वर्चुअल सोल को काफी ज्यादा सफर करना पड़ेगा। और फिर मूलाओ कहते हैं कि लेकिन तुम लोग भी केयरफुल रहना, वो भी इन स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइडेंस टूल्स के साथ, क्योंकि अगर ये एक्सप्लोड करते हैं तो ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं होगा। जिसपे कियान कहते हैं कि हम काफी ज्यादा सतर्क रहेंगे। और फिर मूलाओ होंगचेन डिविनेशन देते हुए कहते हैं कि जाके इन स्पिरिट गाइडेंस टूल्स की रिसर्च करो और मैंने भी अभी इसे आजमा के देखा है और ये वास्तव में एक स्पेशल ग्रेड 9 स्पिरिट गाइडेंस टूल है। लेकिन याद रखना कि तुम इसे तोड़ो नहीं, मुझे इसे किसी और काम में भी इस्तेमाल लेना है। और इस टूल को देख के कियान काफी ज्यादा खुश होते हैं और चौंकते हुए कहते हैं कि ये वाला भी ग्रेड 9 स्पिरिट गाइडेंस टूल है। शेरेक एकेडमी के अंदर स्पिरिट गाइडेंस डिपार्टमेंट का जो डेवलपमेंट है वो हमेशा से ही काफी ज्यादा स्लो है और ऐसा मौका जिंदगी में एक ही बार मिलता है, क्योंकि वर्चुअस हॉल से एक टॉप टायर स्पिरिट गाइडेंस टूल को ऑब्टेन करना इतना भी आसान नहीं होता है। और तभी युहा मूलाओ से पूछता है कि टीचर सिस्टर कैसी हैं और क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि उन्हें बचाया जा सके, और अगर मेरी कोई भी जरूरत होती है तो आप बेशक मुझे ऑर्डर दे सकते हैं और मैं डेफिनेटली सिस्टर को हील करने में मदद जरूर करूंगा। तो मूलाओ कहते हैं कि इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसे हील कर चुका हूँ, इसलिए कुछ समय तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात डार्क एनर्जी की, तो मैंने भी उसके सॉल्यूशन के बारे में सोच लिया है, लेकिन अब भी उसमें कुछ समय की जरूरत है और तब मुझे तुम्हारे असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो यह कहता है कि अगर मैं वैसा कर पाता हूँ तो मैं जरूर करूंगा, फिर चाहे इसकी कीमत कितनी ही बड़ी क्यों ना चुकानी पड़े। वांगडोंग यह चलो मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैंने जिंग होंगचेन को क्यों पोसाइडन पवेलियन के अंदर आने दिया। और मूलाओ के इस सवाल से वांगडोंग और यह ये दोनों ही थोड़े से हैरान होते हैं और यह मन में कहता है कि आखिर टीचर के इरादे क्या हैं। और तभी वांगडोंग कहता है कि मुझे लगता है कि सन मून किंगडम को डराने के लिए, और तो और मैंने टीचर वांगयान से सुना है कि इनका फाइट को शुरू करने का इरादा भी है। और फिर मूलाओ कहते हैं कि यह तुम्हारा क्या कहना
करना है। यह कहता है कि मेरे थॉट्स वांग डोंग से ज्यादा अलग नहीं है, और तो और मुझे ये भी लगता है कि वो स्टूडेंट्स के एक्सचेंजिंग पे काफी ध्यान दे रहा है। तो मुलाव कहते हैं कि तुम दोनों ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, ऐसा उनको डराने के लिए और फायदा उठाने के लिए किया है, लेकिन इन सभी में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कारण है वो ये है कि ये तुम्हारी ग्रोथ के लिए किया गया है, और मुझे लगता है कि मैं ज्यादा लंबे समय तक शेरेक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और उन्हें जो मैंने अपनी एग्जिस्टेंस का पता चलने दिया है इससे मैं बस उन्हें घुसपैठ करने से रोक पाऊंगा। और इस रवैया और वांग डोंग को टीचर की काफी चिंता होने लगती है। तो मुलाव कहते हैं कि मैं मौत से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, और मेरे पास जो समय बचा है मैं उसमें सिर्फ शेरेक के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और जब जंग शुरू होगी तब हमारी तुम ही उम्मीद होगे, इसलिए तुम दोनों को काफी कड़ी मेहनत करनी होगी, और अगले 2 सालों तक बिल्कुल भी रेस्ट नहीं होगा, और 2 साल बाद यह तुम्हें सन मून किंगडम जाना होगा। और वांग डोंग, मैं जानता हूँ कि तुम स्पिरिट गाइडेंस टूल पे रिसर्च नहीं करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और तुम लोगों के बीच में जो दूरी होगी उससे तुम्हारी स्पिरिट फ्यूजन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और वांग डोंग यही सोच के परेशान होने लगता है कि उसे 3 सालों के लिए युहाओ से अलग रहना पड़ेगा। और मुलाव कहते हैं कि स्पिरिट गाइडेंस टूल का जो डेवलपमेंट है उसे और ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता है, और 5 से 10 सालों के बीच के समय में जंग होना तय है, और इस समय के दौरान मैं अपनी बेस्ट एबिलिटीज से तुम दोनों को जितना हो सके उतनी अच्छी तरीके से ट्रेन करने की कोशिश करूंगा। और फिर वांग डोंग कहता है कि टीचर, तो फिर आपने जिंग होंगचेन को क्यों नहीं मारा? और फिर मुलाव कहते हैं कि उसे मारने से सिर्फ सन मून किंगडम हमारे खिलाफ जंग छेड़ देता। वो जिंग होंगचेन काफी ज्यादा स्मार्ट है, और वो काफी जल्द ही सिचुएशन को भी अडेप्ट कर लेता है, और उसके हिसाब से सबसे सही डिसीजन लेता है, और फ्यूचर में वो शेरेक एकेडमी का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। और तुम लोग कल बाहर जा रहे हो ना, इसलिए जाके आराम करो और कल तैयार हो जाना। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे ये लोग स्टारडुओ फॉरेस्ट आ गए होते हैं, जहाँ पे ये छोटी जियाओ जियाओ काफी बड़ी हो गई थी, और ये कहती है कि अगर यह और मुझे थर्ड स्पिरिट रिंग मिल जाती है तो हमारे शेरेक 7 डेविल्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और इस चीज को सोचने से ही मैं काफी ज्यादा एक्साइट हो जाती हूँ। बस हमें पहले अपनी सेफ्टी के ऊपर फोकस करना है। और इस तरफ वांग डोंग भी काफी ज्यादा खतरी लगने लगा होता है, और ये कहता है कि रिलैक्स, यहाँ पे सिर्फ 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट ही हैं, और हमारी अभी की पावर के हिसाब से हम उन्हें हैंडल कर सकते हैं, और इसलिए जुआन लाओ को भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि जुआन लाओ हमें छिप के प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ तक कि अगर ये स्टारडुओ फॉरेस्ट का दिल ही क्यों ना हो, तब भी हम एक बारी कोशिश करके देख सकते हैं। क्यों मैंने सही कहा ना युहाओ? और इस तरफ युहाओ स्टारडुओ फॉरेस्ट को देख रहा होता है, जहाँ इसे पुरानी बातें याद आ गई होती हैं, और ये सोचने लगता है कि उस समय जब मैं अकेला था और अपने गोल के लिए अपने जीवन को अर्पित करने का सोच रहा था, और तो और मैं लगभग यहाँ पे मर ही गया था, और उस समय मैं अपना बदला लेने के लिए काफी ज्यादा तगड़ा वाला दृढ़ निश्चय कर रखा था। और तभी स्काई ड्रीम बाहर आ जाता है, और ये युहाओ से हंसते हुए कहता है कि ये वही जगह है जहाँ हम मिले थे, और तुम तो अब तक पूरी तरीके से इमोशन से भर गए होंगे ना, और इस चीज के लिए तुम्हें ड्रीम ब्रदर को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और तुम चिंता मत करो, अब जब तुम्हारा ये ब्रदर तुम्हारे साथ है तो डेफिनेटली तुम्हें एक अच्छा स्पिरिट बीस्ट मिलेगा। और इस तरफ यह अब तक की अपनी जर्नी को याद करते हुए मन में कहता है कि थैंक यू डे ड्रीम ब्रदर, और इस जर्नी से मुझे सच में महसूस हो रहा है कि मैं कितना ज्यादा ग्रो हुआ हूँ। और तो और इसमें टीचर जोया, एल्डर ब्रदर बई बई, और शेरेक के टीचर्स और शेरेक के दोस्तों, तुम सभी का मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। मॉम, आप शांति से आराम कीजिए, मैं जरूर आपको गर्व करवाऊंगा, और मैं जरूर उस सपने को पूरा करके दिखाऊंगा जिसे आपने काफी गहराइयों से संजो के रखा था। और मदर, अगर आप अभी जिंदा होती तो आप मेरे अभी के रिजल्ट्स को देख के काफी खुश होती। और यह को गुमसुम खड़ा हुआ देख वांग डोंग इसका हाथ थामते हुए कहता है कि ठीक है लीडर, अब यहाँ से चलने का समय हो गया है। और तभी जियाओ चिल्लाते हुए कहती है कि मैं काफी सहन कर चुकी, आखिर तुम एक दूसरे के साथ लैला मजनू जैसा व्यवहार क्यों करते रहते हो, और यहाँ पे सिर्फ एक लौती मैं लड़की हूँ, लेकिन तब भी मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं 2 प्यार करने वालों के बीच में आ रही हूँ। और मैं सच में तुम दोनों नमूनों को बिल्कुल भी नहीं समझ सकती, तुम दोनों हरदम हर रोज साथ में ही रहते हो, लेकिन कितनी बुरी बात है कि तुम दोनों ही लड़के हो। तो वांग डोंग कहता है कि आखिर तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें हमसे जलन हो रही हो? जिस पर जियाओ जियाओ मुंह फुला लेती है।
और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग डोंग, जिया जिया और हियाओ ने मिलके एक काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट को बर्फ में जमा के हरा दिया होता है। यहाँ पे ऐसा करने में हियाओ काफी ज्यादा थक चुका था और ये कहता है कि आखिरकार हम जीत ही गए। हमारी जो इस 10,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट के साथ मुठभेड़ हुई है उसने मुझे सच में काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि जब हमारी सारी स्पिरिट पावर खर्च हो गई तब जाके हम इसे अपनी स्पिरिट स्किल की मदद से हरा पाए। तो हियाओ कहता है कि स्टारडुओ फॉरेस्ट सच में अपने नाम को डिजर्व करता है। वांग डोंग खुश होते हुए कहता है कि लेकिन इससे ये प्रूव होता है कि हमारी कंबाइंड पावर के आगे यहाँ तक कि 10,000 ईयर ओल्ड बीस्ट भी नहीं टिक सकता है और हम साथ में सच में काफी ताकतवर हैं। और तभी जिया जिया कहती है कि यह तुम्हारी एब्सोल्यूट आइस एजेंस तो सच्ची में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, जो कि असल में इसे पूरी तरीके से आइस में सील कर पाई। तो यह कहता है कि लेकिन इससे उतनी ही ज्यादा पावर खर्च भी होती है, क्योंकि मेरी जो स्पिरिट पावर है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, इसलिए चलो चल के थोड़ा सा आराम करते हैं। जब ये तीनों बड़े आराम से अपनी स्पिरिट पावर को रिकवर कर रहे थे तभी यह किसी और स्पिरिट बीस्ट को भी अपनी तरफ आते हुए देखता है और ये समझ जाता है कि ये ब्लड की स्मेल की वजह से ही अट्रैक्ट हुआ है और ये बियर टाइप स्पिरिट बीस्ट है जो कि 3000 ईयर के आसपास का है। और जिया जिया कहती है कि अभी हमारी अच्छी हालत नहीं है, इसलिए हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, जिसके लिए वांग डोंग भी मान जाता है। और फिर यह उस 10,000 ईयर बीस्ट के पास जाता है जो कि इसके आइस के अंदर फ्रीज हो रखा था और ये उस पर कुछ करता है और जब ये इसके ऊपर अपना टोना टोटका कर लेता है तो फिर ये तुरंत ही अपनी इमिटेशन स्किल को यूज करता है इन तीनों की प्रेजेंस को ही छिपाने के लिए, जिसके बाद ये बिना किसी सुराग को छोड़े हुए यहाँ से भाग जाते हैं। और इस दौरान वांग डोंग यह से पूछता है कि यह तुमने अभी अभी उस टाइगर डेविल कैट के साथ क्या किया था? तो यह कहता है कि समय हो गया है मेरी नई स्पिरिट बोन स्किल को टेस्ट करने का और मुझे लग रहा था कि ये अभी हमारे लिए काफी यूजफुल होगी। और तभी हम देखते हैं कि ये बियर बीस्ट उस जमे हुए टाइगर डेविल कैट के पास आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है और इस नजारे को ये तीनों काफी दूर से ऊंचाई से देख रहे होते हैं। और इसे ऐसा करता हुआ देख जिया जिया कहती है कि लगता है कि ये आइस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और वांग डोंग कहता है कि ऐसा दिखता है कि ये बस टाइगर डेविल कैट को निकलने की कोशिश कर रहा हो। और फिर यह इसे अच्छे से एनालाइज करते हुए कहता है कि इसका कल्टीवेशन सिर्फ 3000 ईयर्स के आसपास का है, लेकिन जब ये 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट का सामना कर रहा है तो इसकी नजरों में डर का नामो निशान तक नहीं है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये बीस्ट काफी अच्छी स्पीसीज का है और तो और काफी अच्छा डिफेंस में भी होगा। तो जिया जिया कहती है कि यह तुम्हारी एनालिटिक स्किल तो वाकई में काफी बढ़िया है। तो यह कहता है कि स्काउटिंग और एनालाइज के साथ शुरुआत करना मेरे लिए काफी अच्छा रहता है और कैसा रहेगा अगर ये तुम्हारी स्पिरिट रिंग बन जाए, ये तुम पे उससे ज्यादा फिट करेगी। तो जिया जिया कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन ये तो यहाँ तक कि 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट से भी नहीं डर रहा है, तो क्या हम इसका मुकाबला भी कर पाएंगे क्या? और तभी यह आइस स्कॉर्पियन की किसी तरीके की पावरफुल एबिलिटी को यूज करने लगता है, जिस वजह से इसकी आइस ग्रीन हो जाती हैं और उसमें से ग्रीन लाइट बाहर निकलती है। और इस एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए यह कहता है कि पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। और जैसे यह अपनी इस एबिलिटी को इस्तेमाल करता है उस आइस के ऊपर, तो वो किसी तरीके के बॉम्ब की तरह काफी जोर से ब्लास्ट करता है और ये ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसके अंदर से काफी टेरिफाइंग शॉक वेव्स भी निकल रही होती हैं, जिसकी वजह से दूर खड़े युहा, वांग डोंग और जिया जिया को भी काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। और यहाँ का माहौल काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है क्योंकि इस एक्सप्लोजन की वजह से आइस क्रिस्टल चारों तरफ फैल गए थे। और हम देखते हैं कि जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ होता है वहाँ पे काफी बड़ा और गहरा गड्ढा हो गया होता है। और इसे देख के जिया जिया काफी हैरान होते हुए कहती है कि ये एक्सप्लोजन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इतना बड़ा गड्ढा बस हमसे कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही है। यह क्या ये तुम्हारा करा धरा है? और यह अपने हाथों को देखते हुए बताता है कि अभी अभी मैंने उस 10,000 ईयर बीस्ट के ऊपर आइस ब्रेकिंग टेक्निक को इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे भी नहीं लगा था कि इस एक्सप्लोजन का रिजल्ट इतना बड़ा और भयंकर होगा। और देख के ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा टारगेट स्ट्रॉन्ग होगा तो उतना ही ज्यादा तगड़ा और टेरिफाइंग एक्सप्लोजन होगा। तो वांग डोंग काफी हैरान होते हुए कहता है कि ये तो इविल स्पिरिट मास्टर्स की कॉप्स एक्सप्लोजन टेक्निक जैसा ही है। तो यह कहता है कि हाँ ये कुछ वैसा ही है। और तभी अचानक से काफी तेजी से जुआनलाओ यहाँ पे आ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर ये अभी यहाँ पे क्या हुआ और क्या तुम इस बुढ़े को डरा के मारने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि जब ये एक्सप्लोजन हुआ था तो ये एल्डर काफी दूर से बड़े आराम से इन्हें देख रहे थे, लेकिन इस एक्सप्लोजन की वजह से करीब करीब इन्हें हार्ट अटैक आ ही गया था। और जुआनलाओ काफी घबराए हुए होते हैं और ये युहाओ के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि युहाओ लड़के आखिर तुम ये
क्या कर रहे थे और इसे पहले आजमाए बिना भी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग स्किल को इतनी लापरवाही के साथ इस्तेमाल कर रहे थे। और क्या होता अगर तुम सभी ही उस एक्सप्लोजन की वजह से मर जाते तो यो हंसते हुए कहता है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन इसे टेस्ट करने के लिए अकेडमी के अंदर 10,000 ईयर बीस्ट नहीं मिला था। तो जुआन लाओ कहते हैं कि हाँ ये सच है, लेकिन तभी जुआन लाओ नोटिस करते हैं कि वो बीस्ट अब भी जिंदा है और इसे देख के जियाओ जियाओ भी काफी हैरान होती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो धमाका तो कितना ज्यादा आत्मघाती था, लेकिन तब भी सिर्फ इसने अपना एक ही हाथ खोया है। और इस बियर बीस्ट को देख के जुआन लाओ भी काफी हैरान परेशान होते हैं और कहते हैं कि ये तो डार्क गोल्ड फियर क्लो बियर है। और डार्क गोल्ड फियर क्लो बियर का सुन के वांग डोंग चौंकते हुए कहता है कि ये तो टॉप 10 खतरनाक बीस्टों में से एक है। और जुआन लाओ इस बीस्ट की तरफ बढ़ते हुए इनसे कहते हैं कि तुम्हारा लक इतना भी बुरा नहीं है और स्पिरिट रिंग के लिए ये बीस्ट एकदम परफेक्ट है, बल्कि ये तो उससे भी ज्यादा बेहतर है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। और चलो अब इस बुढ़े को इसे संभालने दो। और जुआन लाओ को अपनी तरफ आता देख ये बीस्ट काफी गुस्से में इनके ऊपर अपने दूसरे क्लो से अटैक कर देता है और इसे इस तरीके से अटैक करता देख जुआन लाओ कहते हैं कि इसके रिफ्लेक्स तो काफी बेहतर हैं। और जुआन लाओ के अटैक करते ही यहाँ पे तड़ टूटने की आवाज आती है, क्योंकि इस एल्डर के हथेली के नीचे इस डार्क गोल्ड फियर बियर की हड्डियों का चूरमा पूरी तरीके से बन गया होता है। और तभी ये जियाओ जियाओ को अपने पास बुलाते हैं और जियाओ जियाओ अपने हाथ में एक डैगर को लेके आती है और इसे मार देती है। और इस स्पिरिट बीस्ट के मरने के बाद इसकी स्पिरिट रिंग बाहर आ जाती है, जिसे देखते हुए जुआन लाओ कहते हैं कि रफली इसका कल्टीवेशन 2000 ईयर्स का है, तो तुम्हारी अभी के स्ट्रेंथ के हिसाब से इसे एब्जॉर्ब करना तुम्हारे लिए दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, तो तुम इसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर सकती हो। और इस चीज के लिए ये टीचर को धन्यवाद करती है और एल्डर की प्रोटेक्शन में जियाओ जियाओ तुरंत ही स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। और जुआन लाओ कहते हैं कि यहाँ तक कि वैसे 2000 ईयर स्पिरिट बीस्ट आमतौर पर ज्यादा खास नहीं होते हैं, लेकिन तब भी इसे वेरीफाई कर लेना अच्छा होगा। और जैसे जुआन लाओ इस बीस्ट के क्लो को चेक करते हैं तो ये काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होते हुए मन में कहते हैं कि इन बच्चों के ऊपर तो सच में ऊपर वाले की भी कृपा है। और ये काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि ना सिर्फ इस 2000 ईयर स्पिरिट बीस्ट ने एक स्पिरिट बोन को प्रोड्यूस किया है, बल्कि ये तो सबसे रेयरेस्ट में से भी एक है। और ये तो राइट पाम है डार्क गोल्ड फियर क्लो बियर का। और इसके अलावा बाकी सभी जो स्पिरिट बोन्स होती हैं जिसे इस डार्क गोल्ड फियर क्लो बियर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वो डिफेंस को काफी इनहेंस कर सकती हैं। और सिर्फ पाम और शोल्डर बोन ही फियर क्लो की काफी टेरिफाइंग पावर का प्रदर्शन करती है। और ना सिर्फ 2 पाम बोन रेयरेस्ट होती हैं, बल्कि इसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट स्किल भी होती है। और ना सिर्फ ये पाम स्पिरिट बोन यूजर की ग्रोथ के साथ ग्रो करती है, बल्कि ये तो एक एक्सटर्नल स्पिरिट बोन भी है। और इसके साथ फ्यूज होने के बाद अगर एक फिटिंग आर्म बोन भी मिल जाती है तो उस आर्म बोन के साथ फ्यूज होने में इस पाम बोन से कोई असर नहीं पड़ेगा। और तुम तीनों इसे तुम लोगों के बीच में कैसे बांटोगे। और फिर यह और वांग डोंग ये थोड़ी देर तक एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और फिर वांग डोंग कहता है कि एल्डर मेरे पास पहले से ही लेफ्ट और राइट आर्म बोन है, इसलिए इसके साथ अभी फ्यूज होना मेरे लिए नामुमकिन है, इसलिए मुझे इसमें से शेयर नहीं चाहिए। और फिर यह कहता है कि जियाओ जियाओ अटैक करने में ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर उसे ये स्पिरिट बोन मिल जाती है तो इससे उसकी डिफेंडिंग और अटैकिंग पावर ये दोनों ही काफी बढ़ जाएंगी। और हम सभी ही शेरेक 7 मॉन्स्टर्स के मेंबर्स हैं, तो रिसोर्सेज जब अवेलेबल हैं तो हमें इन्हें उन्हें देना चाहिए जो इसे लेने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल हो। और यह की इस बात को सुन के जुआन लाओ कहते हैं कि मैं तुम्हें जियाओ जियाओ के बिहाफ पे धन्यवाद करता हूँ। और ये मन में कहते हैं कि यह इस बच्चे का दिल तो सच में काफी रिमार्केबल है। और अब कोई हैरानी की बात नहीं है कि क्यों एल्डर मुंह इसे इतनी ज्यादा हाई वैल्यू देते हैं। और एल्डर की प्रोटेक्शन में ये सभी ही फॉरेस्ट में पूरी रात आराम से आराम करते हैं। और एल्डर की रिक्वेस्ट पे यह एक बारी वापस से अपनी BBQ स्किल्स का काफी तगड़ा प्रदर्शन करता है। और तो और जियाओ जियाओ भी सफलता पूर्वक अपनी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लेती है। और अभी इन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे कि इनका गुड लक अभी भी जारी है, लेकिन रंग में भंग डालने के लिए कुछ अनचाहे हालात बन जाते हैं। वो भी तब जब जियाओ जियाओ पाम बोन के साथ फ्यूज हो रही थी। और तभी हम देखते हैं कि जियाओ जियाओ का राइट हैंड पाम काफी जोर से ग्लो कर रहा होता है, जिस वजह से इसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और ये कहती है कि मैं इसे और सह नहीं सकती हूँ, मेरा हाथ। और तभी ये रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि टीचर मेरा हाथ मेल्ट हो रहा है और मैं अपनी लिमिट्स तक पहुँच गई हूँ। और इस चीज को देख के जुआन लाओ भी काफी हैरान परेशान होते हैं और कहते हैं कि इस स्पिरिट बोन के अंदर जो पावर है वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है। और जियाओ जियाओ
इसे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकती है। और तभी जियाओ जियाओ को और भी ज्यादा तगड़ा दर्द होने लगता है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। और जुआन लाओ इसे संभालते हुए कहते हैं कि जियाओ जियाओ तुम्हें इसे सहना ही होगा और टिके रहने की अपनी पूरी कोशिश करो। और वांग डोंग भी हैरान होते हुए कहता है कि ये अचानक से क्या हो गया, एल्डर क्या आप भी इसका कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? तो जुआन लाओ भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, और अगर हमने इसे फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश की तो ये बिल्कुल आग में घी डालने जैसा ही होगा, क्योंकि ऐसा करने पर इसके अंदर जो पावर स्टोर हो रखी है वो काफी खतरनाक तरीके से भड़क जाएगी, जिसकी वजह से जियाओ जियाओ को अपना हाथ खोना पड़ सकता है। और तो और मेरे पास पहले से ही एक राइट आर्म बोन है, तो मैं इस पाम बोन की पावर को बाहर भी डाइवर्ट नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम जियाओ जियाओ को दर्द के मारे काफी जोर जोर से करहाते हुए देखते हैं, और इसकी हालत को देख के यह भी काफी परेशान होता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि मुंह लाओ, क्या सच में ये सिर्फ इकलौता रास्ता है? और फिर मुंह लाओ कहते हैं कि इस स्पिरिट बोन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन मेरे लेफ्ट और राइट आर्म में इन दोनों में ही मेरे पास स्पिरिट बोन है, इसलिए मैं इसे खुद पे ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ। और वांग डोंग भी परेशान होते हुए मन में कहता है कि मेरे पास भी स्पिरिट बोन्स हैं और सिर्फ युहाओ ही रह गया है, लेकिन इसके कल्टीवेशन के हिसाब से तो ये तो इसके लिए और भी ज्यादा डेंजरस होगा। तो यह कहता है कि जुआन लाओ मैं इसे लूंगा, और यह की इस बात को सुन के वांग डोंग काफी चौंक जाता है और मुलाओ भी चौंकते हुए कहते हैं कि लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन तो जियाओ जियाओ के लेवल तक भी नहीं पहुंचा है, और वैसे तो ये स्पिरिट बोन काफी पावरफुल है, लेकिन ये अब पहले से भी कहीं ज्यादा डेंजरस हो गई है। तो यह कहता है कि जुआन लाओ आप मुझ पे भरोसा रखिए, मेरे पास 70% चांसेस है सफल होने के, और तो और मेरी जो मिस्टीरियस हैंड जेड स्किल है तो इसकी मदद से मैं जियाओ जियाओ के मुकाबले इसे और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाऊंगा। और तो और सच में मेरे पास एक काफी पावरफुल टॉर्सो स्पिरिट बोन है जिसने मेरी बॉडी को काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। और फिर जुआन लाओ कहते हैं कि तो फिर ठीक है, और वैसे भी जोखिम उठाए बिना कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तुम फेल होते हो तो इसमें मैं तुम्हारी कोई भी और किसी भी तरीके की मदद नहीं कर पाऊंगा। और वांग डोंग भी युहाओ के लिए काफी परेशान हो रहा होता है और ये मन में कहता है कि युहाओ ये काफी ज्यादा खतरनाक है, और इस तरफ युहाओ मन में कहता है कि इस दौरान मैं अपनी कॉन्शियसनेस नहीं खो सकता हूँ, वरना हम दोनों ही अपने हाथों को खो बैठेंगे। और जैसे ही युहाओ जियाओ जियाओ के हाथ को जब पकड़ता है तो ये महसूस करता है कि गुस्से से भरी हुई स्पिरिट का तूफान इसकी बॉडी के अंदर आ रहा है, और यह मन में कहता है कि ये तो कितनी ज्यादा हॉरिफाइंग फीलिंग है। और फिर जुआन लाओ युहाओ से पूछते हैं कि युहाओ कैसे हो? तो युहाओ कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। और तभी जुआन लाओ अपनी पावर को यूज करके उस पाम बोन को युहाओ के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं, और जैसे ही वो पाम बोन जियाओ जियाओ के हाथ के अंदर से निकल के युहाओ के हाथ के अंदर जाने लगती है, और जैसे ही इस खतरनाक डार्क गोल्डन क्लो का फ्यूजन युहाओ के हाथ के साथ होने लगता है तो इसकी एक्सेस पावर काफी खतरनाक तरीके से युहाओ की बॉडी के अंदर जाने लगती है। और इस खतरनाक ताकत की वजह से युहाओ को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, क्योंकि इसकी अनगिनत आग की लपटें किसी चाकू की तरह बार बार इसके हाथ को काट रही होती है, और इसी वजह से युहाओ को और भी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो जुआन लाओ इससे हार न मानने के लिए कहते हैं, जबकि वांग डोंग को युहाओ की काफी चिंता हो रही होती है, और इस तरफ युहाओ अपनी पूरी विल पावर के साथ इसके सामने टिके रहता है और मन में कहता है कि ये जो तुम्हारा डर है इसे मुझे खत्म करने दो, इसे खत्म करने दो बलपूर्वक। और ऐसा करने के लिए युहाओ मिस्टीरियस जेड हैंड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद ये गोल्डन लिक्विड आराम से युहाओ के हाथ में जाने लगता है। और इस चीज को देख के जुआन लाओ भी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो स्टेबलाइज हो रहा है, तो फिर चलो मैं स्पिरिट बोन की एनर्जी को ट्रांसफर करना फिनिश कर देता हूँ, लेकिन इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पेनफुल होगा। और जुआन लाओ की इस बात को सुन के युहाओ और वांग डोंग भी थोड़े से परेशान होते हैं, और तभी हम देखते हैं वो स्पिरिट बोन एनर्जी पूरी तरीके से युहाओ के हाथ में चली जाती है, और इस तरीके से स्पिरिट एनर्जी का ट्रांसफर खत्म हो गया होता है। और अब तो युहाओ को पहले के मुकाबले और भी ज्यादा दर्द होने लगता है, और इसे ऐसे दर्द में देख के जुआन लाओ मन में कहते हैं कि लगता है कि इसका हाथ एक्सप्लोड होने वाला है, और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि डार्क गोल्डन क्लो स्पिरिट बोन के अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक पावर छिपी हुई होगी। और तभी यह देखता है कि ये जो कर रहा है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है किसी तरह के सोल इंटरफेरेंस की वजह से, और इसी वजह से ये इस स्पिरिट बोन की पावर के साथ फ्यूज नहीं हो पा रहा है। और तभी युहाओ अपनी स्पिरिट स्किल को रिमूव कर लेता है, और इस पेन के खिलाफ में युहाओ स्ट्रॉन्ग बने रहना चूज करता है। और वांग डोंग भी चौंक जाता जब ये देखता है कि युहाओ ने अपनी स्पिरिट स्किल प्रोटेक्शन को हटा लिया
है और जुआन लाओ इस चीज को देख के मन में कहते हैं कि बहुत अच्छे बच्चे, जिससे तुम कठिनाइयों के सामने मजबूती के साथ टिके रह रहे हो। और क्योंकि यह काफी दृढ़ था इस चीज को लेके, इसलिए इसे अपने राइट हैंड के अंदर जो पेन हो रहा होता है उसका पता नहीं चलता है। और इतनी ज्यादा पावर की वजह से यह का हाथ काफी ज्यादा तेजी से डैमेज हो रहा होता है और जुआन लाओ को लगता है कि अगर ये इसी रफ्तार से ऐसा होता रहा तो ये काफी जल्द ही अपने एक हाथ को खो बैठेगा। और तभी हम देखते हैं कि यह की थर्ड आई ओपन होने लगती है और ये मन में कहता है कि तो लगता है कि अब मुझे अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना होगा। और तभी यह शेंग लिंग जी जिन को बाहर निकालता है। और भाई लोग, ये क्रीचर गोल्डन आई है और अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज आप पहले के एपिसोड्स को देख के आएं। और तभी हम देखते हैं कि शेंग लिंग जी जिन यह की थर्ड आई के अंदर से निकल के बाहर आती है। और जब जुआन लाओ यह के फोरहेड को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि ना सिर्फ यह के फोरहेड पे थर्ड आई ओपन हुई थी बल्कि उसमें से तो एक नाइफ भी उड़कर बाहर निकल के आई, जो कि सीधे यह के हाथ के अंदर घुसने लगती है। और फिर इसके अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ और बाहर निकलने लगता है। और यह की ये सबसे बेस्ट चॉइस होती है, क्योंकि जो डार्क गोल्ड क्लो होता है वो अब शांत हो गया था और अब ये इसके राइट आर्म के साथ ट्रूली फ्यूज होने लगता है। और शेंग लिंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइफ और दे रहा होता है जिससे ये क्लो से आने वाले डैमेज को काफी तेजी से हील कर रहा होता है। और लगभग 1 घंटे बाद यह का राइट हैंड स्टेबलाइज हो जाता है और यह का हाथ जो बार बार टूट के रिकंस्ट्रक्ट हुआ था उसके इस इनक्रेडिबल दर्द को ये हमेशा याद रखेगा। और ये बार बार अपने हड्डियों के टूटने के गाने को सुन रहा होता है, जिससे इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, इसलिए इतने ज्यादा दर्द के साथ शांति से नीचे बैठा होता है। और जुआन लाओ भी यह की विल पावर को देख के काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और इन्हें अब इसके ऊपर काफी ज्यादा गर्व हो रहा होता है। और स्पिरिट फ्यूजन की वजह से वांग डोंग उस चीज को महसूस कर पाता है जिसे यह एक्सपीरियंस कर रहा था। और यह के इतने ज्यादा दर्द को महसूस करके वांग डोंग सिर से लेके पांव तक कांप उठता है और इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जुआन लाओ और वांग डोंग ये दोनों ही यह के पास शांति से बैठे होते हैं और ऐसे ही इनकी रात बिना सोए गुजरती है। और सुबह हम यह के हाथ में काफी कट्स लगे हुए देखते हैं, जिनमें से अचानक से काफी सारा खून फूट पड़ता है। और इस चीज को देख के जुआन लाओ, वांग डोंग, जिया जिया ये सभी ही काफी हैरान होते हैं, क्योंकि अब यह के डार्क गोल्ड फियर क्लो आ गए होते हैं, जिससे यह को ऐसा लगता है जैसे कि इसकी उंगलियों का साइज काफी बढ़ गया हो। और फिर यह इसे अंदर लेने का ट्राई करता है तो ये अंदर चली जाती हैं। और जुआन लाओ भी काफी अचंभित होते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया, ये एकदम परफेक्ट फ्यूजन है। और तभी यह काफी ज्यादा कमजोरी की वजह से नीचे गिरने लगता है और ये मन में कहता है कि आखिरकार मैं सफल हो ही गया और मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि चीजें ऐसी हो जाएंगी। और तभी वांग डोंग यह को संभालते हुए पूछता है कि यह क्या तुम ठीक हो। और जियाओ जियाओ को भी यह की काफी चिंता हो रही होती है तो यह इससे कहता है कि मुझे माफ करना जो मैंने तुम्हारी स्पिरिट बोन ले ली। तो जियाओ जियाओ रोते हुए कहती है कि यह क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो, अगर तुम इसे नहीं लेते तो मुझे एक हाथ खोना पड़ता। और फिर हमें हेवन डुओ एम्पायर के मून पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मिस्टीरियस बंदा कहता है कि मिरर, मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। पोसाइडन पवेलियन का मास्टर उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। और इस मिस्टीरियस पर्सन के साथ जो ये दूसरा बंदा होता है ये जिंग होंगचेन होता है और ये कहता है कि तुम में से या हम में से कोई भी एक्शन लेता है तो इससे मूलाओ की मौत जल्दी होना तय है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली एक्शन नहीं लेते हैं तब भी रिजल्ट वही सेम रहेगा। तो ये मिस्टीरियस बंदा कहता है कि अगर ये बात है तो ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डार्क फीनिक्स, आ जाओ, समय हो गया है तुम्हारे आने का और मैं उन सभी को एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वो कभी भूल भी नहीं पाएंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स, एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। सोल एंड टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हेवन डुओ एम्पायर के कैपिटल सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टांगिया का जन्म हुआ था और ये यहाँ पे वापस लौट आई है। और फिर हमें सिटी के सेंटर में टांगिया को दिखाया जाता है। वैसे तो ये टांग सेट को रिवाइव करने का काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही है, हालांकि अभी से पता चल गया है कि सारी चीजें उतनी भी सिंपल नहीं है जितना कि इसने सोचा था, क्योंकि सबसे पहली जरूरत ही पैसा होता है और पैसे के बिना कोई भी जंग नहीं लड़ी जा सकती है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, लेकिन पास्ट में जो टांग सेट से हुआ करते थे वो टांगिया को इस तरीके से अवॉइड कर रहे होते हैं जैसे कि इसे कोई बीमारी हो। और जब टांगिया टांग सेट के एंट्रेंस पे पहुंचती है तो सभी लोग ही जान जाते हैं कि टांगिया लौट आई है और टांगिया अभी एक निर्दयी दुनिया में जी रही होती है, जहाँ ये काफी अकेली और पावरलेस है और काफी समय पहले ही गुस्सा और नफरत ने इसके अंदर अपना घर बना लिया होता है। और तो और ये बाकियों को अपनी तरफ घूरने से नहीं रोक
पाती थी और अब इसकी सहन शक्ति खत्म हो गई होती है, जिस वजह से ये अब और ज्यादा सह नहीं सकती थी। और आखिरकार अब ये टांग सेट के एंट्रेंस पे आ गई होती है और रोती हुई आंखों के साथ टांगिया इस जगह को याद करने लगती है कि पहले कैसे ये वेयर हाउस इसका घर हुआ करता था। और फिर टांगिया रोते हुए कहती है कि फादर मदर मैं अपने घर लौट आई हूँ। और फिर टांगिया काफी गुस्से में अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है कि ये मेरा घर है और यहाँ पे आसपास ही कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिट मास्टर होता है। और ये टांगिया को देख के थोड़ा सा हैरान होता है और ये कहता है कि इसके पास तो सच में डार्क ऑरा है। और इस तरफ टांगिया अपने नुकीले वाइब्स को बाहर निकाल के अटैक करते हुए कहती है कि मैं अपने घर को वापस लेके रहूंगी। और इस समय टांगिया अपने मन पे से गुस्से को नहीं हटा पा रही होती है क्योंकि इसके पास अपना खुद का कोई गोल नहीं था और इसके दिल में सिर्फ एक ही सिंगल आइडिया था, वो इसके गुस्से को बाहर निकालना। और टांगिया अटैक करके किसी को मार देती है। इस चीज को देख के टांग सेट के जो मेंबर्स होते हैं वो काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये लड़की पागल हो गई है और असल में तो ये वापस से लौट आई है मरने के लिए। और जैसे ये बंदा ध्यान से टांगिया को देखता है तो चौंक जाता है और कहता है कि ये तो एक 4 स्पिरिट रिंग स्पिरिट एल्डर बन गई है और आखिर कभी ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। और इस तरफ टांगिया गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहती है कि मौत आ रही है। और टांगिया की जो ब्लू सिल्वर ग्रास थी वो डार्क थॉर्न्स में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है और टांगिया की जो ब्लू सिल्वर डार्क थॉर्न्स बन गई थी उनमें नुकीले कांटे निकल आते हैं और ये हवा में उड़ने लगती हैं। और ये यहीं पे 2 डिसिपल्स को पकड़ लेती है जिनके खून को ये तब तक निकालती है जब तक कि ये दोनों मर नहीं जाते हैं। और इनके खून को टांगिया एब्जॉर्ब कर लेती है जिस वजह से इसका चेहरा काफी पीला और डरावना लगने लगता है। और इस तरफ टांगिया को ऐसे देख के ये बंदा मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो सच में काफी अनएक्सपेक्टेड था और यहाँ तक कि यहाँ पे भी मैं इस जैसी क्यूट लिटिल सिस्टर से मिल पाया। और इस तरफ टांगिया चिल्लाते हुए कहती है कि ताइली बाहर निकल और आके मेरा सामना कर। और तभी अंदर से कुछ लोग टांगिया की तरफ भागकर आने लगते हैं जो गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम ही वो हो जिसने ये किया है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ताइली के लोगों को मारने की। और ये जो बंदा होता है ये ताइली का बेटा डिसाइपल जोंग जोंग होता है और ये टांगिया को देख के काफी चौंक जाता है और मन में कहता है कि इसका कल्टीवेशन तो पहले ही एक स्पिरिट लेवल तक पहुंच गया है। और फिर ये कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फादर और बाकी के 2 एल्डर्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया है, इसलिए बस इसे पकड़ लो और उनके आने तक का इंतजार करो। और फिर ये सभी लोग ही टांगिया की तरफ एक साथ चार्ज करने लगते हैं और ये जोंग जोंग कहता है कि अब तुम बच के नहीं जा सकती हो, बल्कि अब तो तुम्हें काल कोठरी भी नसीब नहीं होगी, बल्कि काफी जल्दी तुम्हें मौत मिलेगी। और तभी हम देखते हैं कि टांगिया काफी खतरनाक तरीके से इन सभी को अपनी डार्क थॉर्न्स के अंदर जकड़ने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मैं नहीं बल्कि आज तुम सभी लोग ही मरने वाले हो। और इन लोगों को जो डार्क थॉर्न्स ने जकड़ रखा होता है इस वजह से ये लोग बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे होते हैं और हम कई डिसाइपल्स के इन थॉर्न्स की वजह से काफी बुरी हालत होते हुए देखते हैं। और जोंग जोंग भी नोटिस कर लेता है कि ये ब्लैक वेव इसके ब्लड को एब्जॉर्ब कर रही है और इस वजह से दर्जन भर डिसाइपल्स एक झटके में मारे जाते हैं। और जोंग जोंग हैरान परेशान होते हुए टांगिया से कहता है कि तुम तो असल में एक डार्क स्पिरिट मास्टर बन चुकी हो। और टांगिया की जो ब्लडी आईज होती हैं उनकी और भी ज्यादा हालत खराब होने लगती है और ये पूरी तरीके से नरसंहार पे उतर आती है और ये सुनिश्चित करती है कि कोई एक भी छूट ना जाए। और जब टांगिया का जन्म हुआ था तब इसके पास एक मिस्टीरियस टैलेंट था जिसकी मदद से ये लाइफ को निगल पाती थी जो कि इसकी बॉडी के अंदर ही छिपा हुआ था। और स्पिरिट टूर्नामेंट के दौरान ये काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होती गई जिसके बाद इसने अपने इस टैलेंट को इम्प्रूव करने का चूज किया और इसने अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए ब्लू सिल्वर ग्रास की वाइटलिटी को ही एब्जॉर्ब कर लिया। और इस टैलेंट के अंदर मेलेफिशिएंट ऑरा होता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसने इसकी सोल को काफी गहराई से बदल दिया जिसकी वजह से इसकी ब्लू सिल्वर ग्रास डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास में बदल गई होती है। और जब तक इन सभी की ही मौत नहीं हो जाती है तब तक ये इन सभी के खून की एक एक बूंद को एब्जॉर्ब करती है। और तो इसके पास इसकी 4th स्पिरिट रिंग की पावर भी होती है और टांगिया की सोल पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई होती है। और टांगिया काफी गुस्से से कहती है कि कमीनो आज तुम सभी ही मारे जाओगे। और तभी ताइली यहाँ पे आ जाता है जो कि एक 6 स्पिरिट रिंग्स स्पिरिट मास्टर है। और जब ये अपने बेटे की ऐसी हालत को देखता है तो ये भड़कते हुए कहता है कि कमीने क्या तूने मेरे बेटे को मारा है। और तभी इसका साथी कहता है कि ताइली सच में इससे केयरफुल रहना क्योंकि इसने तुम्हारे बेटे के ब्लड को एब्सॉर्ब कर रखा है जिस वजह से इससे अब निपटना पहले के मुकाबले काफी मुश्किल हो गया है। तो ताइली गुस्से से कहता है कि यहाँ तक कि अगर ये एक इविल स्पिरिट मास्टर भी है तब भी इसके पास सिर्फ 4 स्पिरिट रिंग्स ही हैं
हैं और तो और इसने मेरे बेटे को भी मार दिया है, तो ये तो किसी भी हालत में जिंदा तो नहीं जा सकती है, इसलिए हम मिलके इसके ऊपर अटैक करेंगे और चलो इसे मिलके मारते हैं। और टांगिया अच्छे से जानती थी कि इसका अपोनेंट इसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तब भी ये यहाँ से नहीं भागती है और नफरत ने इसे पूरी तरीके से अंधा कर दिया होता है और ये काफी गुस्से से कहती है कि तहली मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, और ये अपने सबसे ताकतवर मूव से अटैक करने वाली होती है क्योंकि ये किसी को भी बख्शना नहीं चाहती थी। और तभी टांगिया डार्क कंट्रोल सिल्वर ग्रास का इस्तेमाल करती है और ये टांगिया की 4th डार्क स्पिरिट स्किल होती है और इसकी ये जो 4th स्पिरिट स्किल होती है ये इसकी सभी स्पिरिट स्किल के बीच में सबसे ताकतवर और स्ट्रॉन्ग होती है और ये इसे एक ऐसे प्लांट से मिली थी जिसका कल्टीवेशन 5000 ईयर्स का था। और इस स्किल को इस्तेमाल करते हुए टांगिया कहती है कि आज तुम सभी ही मेरे हाथों से मरोगे। और जैसे ही टांगिया की डार्क वेव्स तैली के साथी को पकड़ती है तो काफी चौंक जाता है और ये कहता है कि इसने तो मेरी बॉडी को पैरालाइज कर दिया है और ये वाइप तो काफी पॉइजनस है, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता हूँ, प्लीज मुझे आके बचाओ। और कोई इसके लिए कुछ कर पाता उससे पहले ही ये मर जाता है। और इस तरफ तैली भी बिना रुके टांगिया की तरफ ही बढ़ रहा होता है और टांगिया की डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास के लिए तैली की 6 रेंज का डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये टांगिया की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि सिर्फ 4 स्पिरिट रिंग्स ही एक साथ में इतनी खतरनाक हो सकती है और तुम तो सच में एक डार्क स्पिरिट मास्टर हो और यहाँ तक कि अगर तुम छोटी भी हो तब भी आज तुम मेरे ही हाथों से मारी जाओगी। और इतना कह के ये टांगिया की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है और उसे मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है और टांगिया अपनी स्पिरिट स्किल्स को इस्तेमाल करती है जिससे कि ये इसे रोक पाए और इस वजह से टांगिया तैली के अटैक को अवॉइड नहीं कर पाती है और तैली के स्पिरिट पावर के प्रेशर को इसकी बॉडी ज्यादा झेल नहीं पा रही होती है। और इस तरफ तैली अटैक करते हुए कहता है कि इतना स्ट्रॉन्ग होना काफी नहीं है और क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये छोटी मोटी शील्डें मुझे रोक पाएंगी। और फिर तैली टांगिया को मारने के लिए अटैक कर देता है और इस दौरान टांगिया के मन में सब क्लियर हो जाता है और ये जान गई होती है कि ये इस फाइट से जिंदा बच के नहीं जा सकती है, लेकिन अगर ये यहाँ पे मर जाती है तो इसे टांग सेट के कब्र का एक हिस्सा मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि ये अब ऐसी और निराशा को नहीं सहना चाहती थी और ये रोते हुए कहती है कि फादर मदर मैं काफी जल्दी आप लोगों के साथ होंगी, आप लोगों के पास। और ये अपने इन आखिरी लम्हों में बैबी को रोते हुए याद करने लगती है और मन में कहती है कि सिर्फ बैबी तुम ही हो जिसे मैं छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ। और तभी कोई अचानक से आ जाता है जो कि तैली को एक ही झटके में मार देता है और ये बंदा वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है और तो और इसके अंदर से डार्क ऑरा भी बाहर निकल रहा होता है। और इस तरफ टांगिया को अब भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये अब भी जिंदा है, तो ये कहती है कि क्या मैं अब भी देख सकती हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। जैसा कि हमने सोल लैंड टू अनराइवल टांग सेट के लास्ट एपिसोड में देखा था कि तैली ने टांगिया को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले ही वही पहले वाला मिस्टीरियस स्पिरिट मास्टर बीच में ही पकड़ लेता है और हमें लगा था कि उसने उसे मार दिया है, लेकिन इसने सिर्फ तैली को पैरालाइज किया होता है जिसे ये टांगिया के आगे पटक देता है और कहता है कि मैं इसे तुम पे छोड़ता हूँ, तुम इसका क्या करना चाहती हो। और पहले तो टांगिया को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो जिंदा है, लेकिन जब वो उस स्पिरिट मास्टर की बात को सुनती है और तैली को अपने सामने लाचार पैरालाइज पाती है तो ये काफी ज्यादा इविल तरीके से स्माइल करती है। और यहाँ पे ये हमारी जो क्यूट सी टांगिया थी वो अब पूरी तरीके से इविल हो चुकी है और इस तरफ तैली भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि अब ये अपनी एक उंगली तक हिला नहीं पा रहा होता है। और इसकी ऐसी हालत को देख के टांगिया अपनी आपे से बाहर हो जाती है और काफी गुस्से से इसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि तैली तुम्हें मेरे पेरेंट्स की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी और अब तुम टांग सेट आर्ट से सफर करोगे। और क्या तुम्हें सच में लगा था कि ये सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और आज मैं तुम्हारा इस्तेमाल अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए करूंगी। और जब टांगिया ने अपने अटैक करे होते हैं तैली के ऊपर तो तैली उन्हें ब्लॉक करने के लिए कुछ कर भी नहीं पाता है और टांगिया के काफी सारे अटैक्स से लग जाते हैं। और इस चीज को देख के खुद टांगिया भी काफी हैरान होती है और कहती है कि क्या तुमने इसे पैरालाइज कर दिया है। तो ये इविल स्पिरिट मास्टर कहता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं कि मैंने ऐसा क्यों किया है। जिस पे टांगिया कहती है कि हाँ मैं सुन रही हूँ। तो ये इविल स्पिरिट मास्टर कहता है कि तुम अब और फास्ट मूव नहीं कर सकती हो और 3 और लोग आ रहे हैं तुमसे लड़ने के लिए। और इस तरफ टांगिया अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाती है और अपनी पावर को बढ़ा के अपने हाईएस्ट लेवल पे ले
जाती है और बार बार तैली के ऊपर अटैक करने लगती है और ये तब तक ऐसे ही तैली के ऊपर अटैक करती रहती है जब तक कि उसकी दर्द भरी चीख डेडली साइलेंस में नहीं बदल जाती है और ये अपने वेपन से उसे छलनी छलनी कर देती है। और इसे मारने के बाद टांगिया चिल्लाते हुए कहती है कि मदर फादर, तैली को उसकी सजा मिल चुकी है जो इसने आपके साथ किया था। और तभी हम देखते हैं कि तीनों और बंदे यहाँ पे आने लगते हैं। तो ये टांगिया से कहता है कि लिटिल टांगिया, चलो अब हमारा समय हो गया यहाँ से चलने का। तो टांगिया इस पे भी चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ और ये जगह मेरा घर है और मैं इसे छोड़ के क्यों जाऊँ। और टांगिया को इस तरीके से चिल्लाते हुए देखिए बंदा तुरंत ही इसके पीछे आ जाता है और कहता है कि ये बच्चा कितना ज्यादा शोर शराबा करता है, इसकी वजह से अब तो मुझे सिर दर्द भी होने लगा है। और इतना कि ये टांगिया को अपने साथ लेके यहाँ से गायब हो जाता है और गायब होते हुए कहता है कि ऐसा दोबारा मत करना। और फिर हमें स्टारडुआ फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियाओ जियाओ अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही होती है और ये कहती है कि तुम लोग अब अच्छे से ध्यान देना मेरी इस 5000 ईयर स्पिरिट स्किल के ऊपर। और फिर ये अपने ट्राइपॉड्स को बाहर निकाल लेती है और ये अपनी स्किल का इस्तेमाल करके इनका साइज बढ़ा देती है। और इस चीज को देख के यो काफी खुश होता है और कहता है कि ये वाले ट्राइपॉड्स तो पहले वाले के मुकाबले 3 गुना बड़े हैं और तो और ये डार्क गोल्ड लाइट के साथ शाइन भी कर रहे हैं। तो जियाओ जियाओ कहती है कि बस इतना ही नहीं है और ध्यान से देखो। और फिर जियाओ जियाओ अपने इन ट्राइपॉड्स का इस्तेमाल करके एक जगह काफी खतरनाक अटैक करती है। और इस चीज को देख के वांग डोंग खुश होते हुए कहता है कि इन ट्राइपॉड्स की डिस्ट्रक्टिव पावर तो वाकई में काफी भयंकर है। तो यह कहता है कि तुम्हारी पावर तो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और ये स्किल तुम्हारे स्पिरिट एजेंस का एम्पलीफिकेशन है, जिस वजह से जो तुम्हारा डिफेंस स्किल है वो पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और तो और तुम्हारी सभी स्पिरिट स्किल्स काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई हैं, जो कि वाकई में काफी बढ़िया बात है क्योंकि इससे हमारी टीम की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है और अटैक, डिफेंस और कंट्रोल के साथ हमारी टीम एकदम परफेक्ट हो गई है। और फिर जियाओ जियाओ कहती है कि कैप्टन, क्यों ना हम आपकी भी स्पिरिट बोन को आजमाएं जिसने लगभग मेरे हाथ को खत्म कर ही दिया था। तो यह कहता है कि तो फिर चलो बेसिक अटैक के साथ इसे आजमाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यह की फिंगर्स एक्सटेंड होके गोल्डन फिंगर्स में बदल जाती हैं। और फिर वांग डोंग यह की तरफ एक काफी बड़े रॉक को थ्रो करते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम इस लार्ज रॉक से कैसे निपटते हो। तो यह कहता है कि इस छोटे से स्टोन से तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यह काफी तेजी से इस रॉक के ऊपर काफी सारे कट्स लगा देता है, जिस वजह से ये बड़ा सा रॉक छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बढ़ जाता है। और इस चीज को देखी जियाओ जियाओ काफी चौंक जाती है और कहती है कि युहाओ ने तो इसे तोफू की तरह बड़ी आसानी से ही काट दिया और ये तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। और इस तरफ युहाओ कहता है कि चलो स्पिरिट स्किल को भी आजमा ही लेते हैं। और फिर युहाओ इससे डार्क गोल्ड फियरिंग क्लो से एक काफी खतरनाक अटैक जमीन पे कर देता है। और युहाओ के इस अटैक को देख के वांग डोंग के और जियाओ जियाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये दोनों कहते हैं कि हे भगवान, इसकी पावर तो कितनी भयंकर है और तुम्हारी तो स्पिरिट बोन सोल स्किल तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है। तो यह बताता है कि हालांकि ये मेरी काफी ज्यादा स्पिरिट पावर को कंज्यूम भी करता है और सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक ही लगभग मेरी 30% स्पिरिट पावर को कंज्यूम कर लेता है। और वास्तव में जुआन लाओ ने भी कहा था कि धीरे धीरे मैं इस स्पिरिट बोन की पावर को अपना ही लूंगा और देख के ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। तो वांग डोंग कहता है कि चलो अब समय हो गया है यहाँ से चलने का और हमें अपने लक का फायदा उठाना चाहिए तुम्हारी 3rd स्पिरिट रिंग को ढूंढने के लिए। और फिर ये तीनों ही युवाओं के लिए 3rd स्पिरिट रिंग को ढूंढने के लिए चलने लगते हैं, लेकिन इनका जो लक होता है वो ज्यादा समय तक नहीं चलता है क्योंकि अगले 10 दिनों तक इन लोगों ने युवाओं के लिए एक सूटेबल स्पिरिट रिंग को नहीं ढूंढ पाए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये यहाँ पे खाली हाथ होते हैं क्योंकि इन 10 दिनों में इन्हें स्टारडुआ फॉरेस्ट का काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल गया होता है और इस दौरान इन्हें इनके पोटेंशियल के एडवांटेजेस का पता चलता है। और ये तीनों रात के समय फायर जला के बैठे होते हैं जहाँ पे वांग डोंग कहता है कि नहीं, तुम गलत हो क्योंकि अब हम होपलेस हैं। तो जियाओ जियाओ कहती है कि हाँ, उस तरीके का सोल बीस्ट मिलना काफी ज्यादा रेयर है। तो यह थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है कि वैसे वो काफी अच्छा आइडिया था लेकिन एक सूटेबल स्पिरिट बीस्ट को ढूंढना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। तो जियाओ जियाओ कहती है कि कैप्टन, हम जरूर उस तरीके के स्पिरिट बीस्ट को ढूंढ के रहेंगे जो कि आपके लिए एकदम सुटेबल हो। वैसे भी हम सभी ही अभी जंगल के किनारे हिस्से पे ही हैं। तो वांग डोंग कहता है कि मैं जियाओ जियाओ के साथ सहमत हूँ, तुम बस कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो और अभी की हमारी पावर के हिसाब से हम 10,000 ईयर स्पिरिट बीस्ट के साथ भी डील कर सकते हैं और उस मिस्टीरियस एरे के उस पार सच में काफी ओल्ड और पावरफुल स्पिरिट बीस्ट्स हैं। तो यह कहता है कि शायद हमें उसे भी चेक करके देखना चाहिए, लेकिन अगर हमारा सामना किसी
किसी पावरफुल स्पिरिट बीस्ट से होता है तो हम तुरंत ही वहाँ से निकल आएंगे। और तभी यह कुछ लोगों को अपनी तरफ आते हुए नोटिस करता है और कहता है कि कुछ लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं और उन्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हमारे लिए ही स्टारडुओ फॉरेस्ट के अंदर आ रहे हैं। और उनमें से एक ऐसा बंदा भी है जिसकी पावर का मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता हूँ और मुझे डर है कि हम उसकी पावर को भी हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो वांगडोंग कहता है कि तो क्या तुम चाहते हो कि हम छिप जाएं? जिसपे यह मना करते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा लगता है कि उनका भी वही रीजन है जो हमारा रीजन है स्टारडुओ फॉरेस्ट के सेंटर में जाने का। और अगर वो हमें देख रहे होंगे और अगर हम अचानक से गायब हो जाते हैं तो इससे उन्हें हम पे शक होगा। और तभी एक बंदा इन तीनों के पास आ जाता है, जिसे देख वांगडोंग पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? तो ये बंदा कहता है कि हम तो बस इस जंगल से गुजर रहे थे और हम फॉरबिडन एरिया की तरफ जा रहे हैं। और ये मन में कहता है कि ये तो बस 3 छोटे बच्चे ही हैं। और फिर ये युवा वांगडोंग और से पूछता है कि आखिर लोग तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यह कहता है कि हम स्टारडुओ फॉरेस्ट स्पिरिट रिंग की तलाश में आए हैं जिससे कि हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। और तभी पीछे से कुछ लोग आते हुए कहते हैं कि बैतांग क्या हालात हैं? तो यह पूछता है कि आखिर ये बिग ब्रदर कौन है? और तभी ये बंदा आगे आते हुए कहता है कि लिटिल ब्रदर मैं मो युन फई हूँ और हम भी स्टारडुओ फॉरेस्ट के अंदर ही एंटर करना चाहते हैं और काफी जल्दी रात होने वाली है और तो और हम लोग थके हुए भी हैं और हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, तो क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? जिसपे यह कहता है कि बेशक। और यह मन में कहता है कि लगता है कि ये बंदा 7 रिंग स्पिरिट सेज है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।